सूरजपाल उर्फ नारायण हरि उर्फ भोले बाबा, ये वो शख्स है जो 121 मौत का जिम्मेदार है, लेकिन कानून के हाथ अब तक इस तक नहीं पहुंच पाए। कानूनी दावपेच के चलते अभी तक भोले बाबा पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। एसआईटी रिपोर्ट में तो बाबा को क्लीन चिट तक दी जा चुकी है, लेकिन जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ उसी के चलते क्लीन चिट सवालों के घेरे में है। और इस बीच एबीपी न्यूज लगातार बाबा को लेकर पड़ताल में लगा हुआ है और उसी पड़ताल के तहत एबीपी न्यूज की टीम भोले बाबा से जुड़ी उस जगह पर पहुंची जो इस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का, जहां से उसकी शुरुआत, वहीं से बनने की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये वो जगह है जो भोले बाबा का ससुराल, जहां इसके कई राज जानने वाले हैं। और ऐसा ही एक शख्स भोले बाबा की पत्नी का भाई, जिसने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भोले बाबा की सारी पोल खोल कर रख दी। प्रेमवती के भाई यानी कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के साले इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। मेवाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। प्रेमवती आपकी बहन, जिनकी शादी भोले बाबा से हुई, आपने बताया कि तकरीबन 55-56 साल हो गए उनकी शादी को। जब शादी हुई तो उस वक्त भोले बाबा कैसे थे, सूरजपाल जी कैसे थे, आपकी पहली मुलाकात कैसी थी? लड़का थे, बालक उम्र क्या थी, कैसे थे, क्या बातचीत होती थी? बातचीत ऐसी होती थी और साधारण बातचीत होती और कोई बात होती नहीं थी। शादी कैसी थी? शादी सही थी। मतलब क्या क्या इंतजाम किए गए थे, किस तरीके की शादी की गई? दावत थी, बारात आई थी, बारात चढ़ी थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये लड़का जिससे आप अपनी बहन का ब्याह रचा रहे हैं, तो वो लड़का आगे जाकर के इतना बड़ा बाबा बनेगा, इसके पीछे इतनी भीड़? ये किसी को कोई अब वापस की मालूम आती क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या करेगा, ये किसी को ना मालूम, ना हम मालूम तो होते तो उस वक्त नहीं। तो जब आपने गए थे, लड़के देखने गए, सूरजपाल जी को देखने के लिए जब आप गए थे, तो उस वक्त क्या लगा था आपको, क्या पसंद आया कि बहन का रिश्ता जो है वो इनके यहाँ कराया? लड़का पसंद हो गया, शादी रिश्ता तय कर दिया। संपत्ति सब देखे, पढ़ाई लिखाई सहायता अच्छी थी। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? हमारे कौन सा क्लास का वो तो याद सब, नहीं। जो मैंने याद नहीं। अच्छा, तो जब शादी हो गई तो उस वक्त तक बाबा वगैरह इस तरीके का कोई बात नहीं थी? नहीं। तो ये कब हुआ शुरू? ये 2000 से शुरू हुआ। शादी हुई है आपकी साल 1968? 1968। हाँ, ये 2000 से, मतलब शादी के 32 साल के बाद ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ 2000 से बताइए, जब वो अध्यात्म की तरफ गए, बाबा की तरफ बनने के लिए गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्संग करते रहे। कहाँ पे? अब जन कहाँ बता पा, हम साथ छोड़ रहे हर जगह। लेकिन आपको पता तो चलता होगा ना? सब जगह इटावा, मैनपुरी और अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, सब जगह। उत्तर प्रदेश में शायद एक आध जगह रहेगा, नहीं सब जगह गए। सब जगह सत्संग करते रहे थे। तो उस वक्त दौरान आप लोगों की बातचीत होती थी? बातचीत तो खास तो 2000 में ही, फिर बातचीत नहीं हो पाई, भीड़ में बातें नहीं कर पाई। मतलब चक्कर जो हम जाते तो हमारे संग एक जे जाता तो हम चले, तो लाखों भीड़ एकदम पीछे हमारे लग जाती, तो हम जाएंगे ही नहीं। तो उस वक्त तक आश्रम वगैरह बन गया था उनका? ये नहीं कोई और आश्रम बहादुरगढ़ में है? फिर उसके और कोई आश्रम ही नहीं था, ना है था ना अब है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय यही बना हुआ है कि एफआईआर रिपोर्ट आती है, उसमें बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं होता। एसआईटी रिपोर्ट आती है, उसमें बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं होता। ये बाबा को बचाने का खेल खेला जा रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से जो एसआईटी की रिपोर्ट आपने बताया कि कोई नाम ही नहीं है बाबा का, जिक्र तक नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है कि बाबा कहीं भी संदेह के घेरे में है। ये कहा जा रहा सरकार की ओर से कि चूंकि आयोजनकर्ता दूसरे थे और बाबा को वहाँ पर बतौर गेस्ट बुलाया गया था, इसलिए बाबा का दोष नहीं बनता है। लेकिन रोमाना एबीपी न्यूज़ पर उन लोगों के बयान साफ तौर पर सामने आए हैं जो न्यायिक आयोग को अपनी बात उनके सामने रख कर के आए हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर बोला है कि खुद बाबा ने
मंच से लोगों को उकसाया, लोगों को प्रोवोक किया कि जाने से पहले चरण रज लेकर के जाएं। तो अगर इस तरह से प्रोवोक करने वाली बात है तो कॉन्स्पिरेसी की धारा तो बनती है ना, 120 की जो साजिश है आईपीसी के तहत, उस पर तो बाबा का नाम आना ही चाहिए। लेकिन बाबा का नाम अब तक ना तो एसआईटी की रिपोर्ट में आया है और ना ही जो एफआईआर है उसकी विवेचना में कहीं आया है। बाबा का तो क्लीन चिट दी जा रही है और राजनीतिक कारण सीधे इसके पीछे हैं। दलित वोट बैंक साफ तौर पर समझा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को नाराज करके कोई भी सत्ता में अच्छी स्थिति में नहीं आ सकता है। ये बात हाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देखी। संजय, और शायद यही वजह है कि एक तरफ एफआईआर, एसआईटी रिपोर्ट, उसमें बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, वो भी इस दलित वोट बैंक की अहमियत समझते हैं और उनके निशाने पर भी जितनी बाबा होने चाहिए थे उसके मुकाबले योगी सरकार, स्थानीय प्रशासन, विपक्ष भी उसी पर निशाना साध रहा है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं बाबा को लेकर उस तरीके से अपने बोल जो हैं वो तीखे नहीं कर रहा है, नरमी कुछ बरतता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बाबा का नाम लेने तक को तो कोई तैयार नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों। अब देखिए, अखिलेश यादव ने पूरा योगी सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरा है, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। केवल और केवल मायावती बाबा को लेकर के बात कह रही हैं। साफ तौर पर वो बाबा का नाम लेकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, क्योंकि बड़ी लाजमी बात है कि बाबा जो है उसका दलितों में अच्छा खासा प्रभाव है। दलित जाति से जुड़े हुए लोग जो है बाबा के अनुयायी हैं और मायावती नहीं चाहती हैं कि कोई दूसरा उनके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई ध्रुव बने जो दलितों का हितैषी होने की बात करे, दावा करे। क्योंकि मायावती का तो पूरा का कोर वोट बैंक जो है वो जाटो वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, और बाबा इन्हीं दोनों में अपनी अच्छी खासी पैठ रखता है। अब लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो दलित वोट बैंक छिटका किसका? मायावती का और भारतीय जनता पार्टी का। गया किसको है? समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। तो ऐसे में सीधी बात है कि नरमी बरतेंगे ही, क्योंकि इसी नरमी का फायदा आगे लेने की उम्मीद भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं। तो बाबा पर सीधे तौर पर हमलावर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। सरकार भी नरमी बरत रही है। लेकिन आपने बहुत सही बताया कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाबा पर, मायावती जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे भी उसी तरीके से वो वोट बैंक वाली राजनीति, जिसके चलते सत्ता पक्ष से लेकर अन्य विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, जो उस तरीके से बाबा के खिलाफ सख्त बोलते सुनाई तो कम से कम नहीं पड़ रहे हैं। और देखिए, हाथरस में अपने पाखंड का साम्राज्य सजाने वाला भोले बाबा, पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी अहमद बिलाल उस जगह पहुंचे जहां 1968 में सूरजपाल की शादी हुई थी। वहां के लोग इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आपको वो घर दिखाने जा रहे हैं जो कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पत्नी का पैतृक आवास है। ये देखिए, ये कच्चा मकान है, 2 कमरों का ये कच्चा मकान है, जिसमें भोले बाबा की पत्नी जो है प्रेमवती, जिनकी पैदाइश यहाँ से हुई है, और भोले बाबा की शादी भी जो है वो इसी घर से हुई थी। इसी कच्चे मकान से भोले बाबा की शादी जो है वो हुई थी। बारात जो है वो उनकी इसी मकान में आई थी, और प्रेमवती के भाई मेवाराम जो हैं वो अभी भी इस गांव में रहते हैं। कुछ साल पहले तक वो इसी मकान में रहते थे, लेकिन अब इस मकान से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर उन्होंने अपना नया मकान बना लिया है। लेकिन उन्होंने भी एबीपी न्यूज़ को बताया कि भोले बाबा की शादी जो है वो इसी कच्चे मकान से हुई थी, जब जो है वो भोले बाबा की बारात जो है वो यहाँ पर आई थी। बेहद गरीब परिवार से जो है वो उनका ताल्लुक है। आज भले ही भोले बाबा के पास जो है वो कई आश्रम हैं, विलासिता की ज़िंदगी जो वो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई थी भोले बाबा की, उनका जो पैतृक आवास है वो भी जो है वो इसी तरीके की ज़मीन का था, और उनकी जो पत्नी हैं उनकी भी शुरुआत जो है वो इस कच्चे मकान से हुई थी जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, और बेहद गरीब परिवार से इनका ताल्लुक था। लेकिन 1968 में इसी मकान से उनकी शादी हुई थी, और शादी के तकरीबन 5 साल के बाद भोले बाबा जो है वो यूपी पुलिस में भर्ती हुए, जहाँ से सन 2000 के करीब जो है वो भोले बाबा ने वीआरएस लिया, और उसके बाद जो है वो आध्यात्म की ओर मुड़ गए, और उसके बाद वो प्रवचन देने लगे, जिसके बाद उनका नाम सूरजपाल से भोले बाबा के तौर पर जो है वो प्रसिद्ध हो गया। तो यही वो मकान है। एक बार हम फिर से मकान के अंदर हम ले जा कोशिश करेंगे। जो प्रेमवती हैं वो आपकी क्या लगती है? बुआ जी थी, लेकिन वो परमात्मा है। अच्छा, उनको बुआ जी नहीं बोलती है? नहीं, परमात्मा बोलती है। नहीं,
क्यों? माता श्री बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। कैसे? कैसे? परमात्मा है, वो हमारे लिए परमात्मा है। आप मानोगे तो आपको महसूस होगा क्या है परमात्मा है, क्या है। आप मानती हैं तो आपको क्या महसूस? मानते हैं, हमें महसूस होता है परमात्मा है हमारे साथ। जो भी घटना घटती है उसमें सहयोग देते तो हैं परमात्मा। कैसे सहयोग? जो भी हम मंदिर इच्छा करते हैं वो हमारा पूरा होता है तो उसको मानते हैं परमात्मा ही कर सकते हैं। इच्छा कोई इंसान तो नहीं कर सकता। कैसी